नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। धीरेन्द्र पुंडीर जुड़ गए हैं, जिसको टेलीविजन चैनल कहते हैं जीरो पॉइंट से। तो धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैंने उत्तर पाड़ा का आपका वीडियो देखा था और लगभग सभी एक आध को छोड़ करके उनकी जबान पर बीजेपी का ही नाम था। ऐसे में जबकि पहले चरण का मतदान बस कल सुबह शुरू होने वाला है और हम और आप ये भी जानते हैं कि जिन क्षेत्रों में मतदान होने वाला है, यहीं बीजेपी को 2021 में निर्णायक ताकत मिली थी। लेकिन केवल उतने भर से तो काम चलेगा नहीं बीजेपी का। बीजेपी को इसको कम से कम डबल करना पड़ेगा, यानी पहले फेज में ही उसको डबल सीट लानी पड़ेंगी। आपका क्या आकलन है जब आप वहां खुद लोगों के बीच में खड़े हैं, माहौल को देख रहे हैं और पहले चरण के मतदान में अब 24 घंटे भी बाकी बचे नहीं हैं? दरअसल सर, आपको पहले तो मैं दर्शकों को और आपको बहुत अभिवादन करता हूं। दूसरा, आपको स्वस्थ देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत दिन से मेरे तमाम सारे आने के बाद लोग जो हैं मेरे चैनल पर रोज ये कह रहे थे ओसीएन वो ओमकार सर का क्या है, तो मैं उनको बताता था जल्दी वापस लौटेंगे, तो ये एक बड़ी खुशी की बात है। दूसरा ये कि सर, अब बंगाल के चुनाव की बात करते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ कहा जाता है चोरी और सीना जोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब मैं पिछली बार चुनाव में था और मैं गलत साबित हुआ तो मैंने एडमिट कर लिया, और बल्कि आपने देखा मैं कई दिन तक परेशान भी रहा, मैंने लाइव भी नहीं किए, क्योंकि ये कैसे गलत हो गया, और वो भी इतना ज्यादा। उसके बाद तब हम लोग उसको, आज तक मैं उसी में जी रहा था। लेकिन जब इस बार आया वापस, तो मुझे लगा कि गलती हमारी नहीं थी, गलती हमारी लोगों को समझने में नहीं थी, गलती हमारी इकोसिस्टम को समझने में गलती थी। तो जब आप ये सवाल करते हैं कि कितनी सीट मिलेगी, तब मैं सिर्फ लोगों की बात का आकलन कर सकता हूं कि लोगों की जो इच्छा है, जो लोगों का मत है, जो मत दिखता है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, अपनी रिपोर्टिंग में आज तक कैलकुलेट करते आए और लगभग सही साबित होते हैं। 80-90% अक्सर हमारे आकलन सही साबित हुए 27 साल की जर्नलिज्म के कंटिन्यूस में। तो मुझे लगता है कि ये सीट जो है 90 से 100 के बीच में हो सकती है, 100 से ऊपर हो सकती है, जो 103, 4, 5 तक जा सकती है 152 सीटों में से। ये बहुत बड़ा डाटा है। लेकिन जो पिछली बार, अगर हम पिछली बार देखें तो इन सीटों में से जो 77 सीटें बीजेपी को मिली थी, 59 उनको इसी एरिया में से मिली। तो ये एरिया उनके लिए एक बहुत ताकतवर है। लेकिन जब आपको साउथ कोलकाता के या ग्रेटर कोलकाता के मैदानों में जाके टकराना होगा, जहां जबरदस्त तरीके से एक मैसेज होता है कि साहब ये बीजेपी बाहरी पार्टी है, ये आपको मछली नहीं खाने देगी, माछ नहीं खाने देगी, पता नहीं क्या क्या, जो तमाम चीजें कि वहां 10,000 नहीं मिलता, बीजेपी को ये नहीं मिलता, और जहां वो भद्रलोक रहता है जो दूसरे राज्यों को इसलिए मूर्ख कहता है कि साहब उन्होंने दूसरी पार्टी चुन ली। मतलब मैं जब इस तरह की बात कर रहा हूं तो दर्शकों को, शायद जो हमारा चैनल नहीं देखते हैं, उनको लगेगा कि मैं ये शायद एग्जिजरेट कर रहा हूं। वो जाकर वीडियो देख सकते हैं। भवानीपुर में एक ही वीडियो में 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने बिहार को गाली दी, बिहारियों को अलग अलग शब्द कहे, या दूसरे राज्यों को। क्यों? क्योंकि वो लोग बीजेपी को चुनते हैं। मेरा उनके साथ काउंटर भी हुआ कि यार, आप दूसरे राज्यों को गाली देके कैसे ऊपर हो सकते हो, आप अपनी राजनीति की बात करो। लेकिन ये एक नैरेटिव है। तो जब बीजेपी नॉर्थ बंगाल में अपनी इस जीत को लेकर आगे बढ़ेगी, अगर उसको सत्ता में आना है, तो वो इलाका है जहां उसके स्पेस बनते हैं। क्योंकि अगर आप कूच बिहार में या इधर के इलाके में कालिम्पोंग या उधर जो टी बागान है वहां का अगर देख लेंगे, तो आपको यह हैरानी होगी कि वो आम जो कोलकाता की या पूरे बंगाल की पर व्यक्ति जो कैपिटा है, पर व्यक्ति आय है, उसके बहुत पीछे खड़ा हुआ। उसको जब दिक्कत होती है तो उसको कहाँ जाना होता है, वो बेचारा अपने मरीज को लेके कोलकाता आता है। आज तक वहां हाई कोर्ट की बेंच जो है फुल फ्लैज एस्टेब्लिश नहीं हो पाई। आज तक वो हर चीज के लिए कोलकाता की तरफ देखता है, और उसके लिए उसको चिकन नेक भी वहां है, सब चीजें वहां है, सब
चाय के लिए सब बंगाल और सब ये सब चीजें वहां वो देता है और उसके बावजूद वो सुनता है। तो वो एक इशू है जो वहां है। दूसरा, इसी हिस्से में चुनाव ये होना है कि जहां डेमोग्राफी बदल गई, क्या वहां अब बचे हुए हिंदुओं को रहने का हक है या नहीं, ये भी तय करना है उन लोगों को। क्योंकि अब डेमोग्राफी बदलती है तो जहां भी अभी तक का तो इतिहास यही कहता है कि जहां भी इस्लामिक रूल्स में 50% 55% होते हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन रूल हो, चाहे वो कोई भी दुनिया का देश हो, वो चाहे कितने ही भाषण देता रहे, जिस इलाके में 55% 50% तो बहुत दूर की बात है, 45 के ऊपर होने लगती है, वहां उस देश के किसी भी कानून की कोई हैसियत नहीं रह जाती। ये दुनिया के किसी भी इलाके का, मैं वेस्ट कंट्रीज को जोड़ के कह रहा हूं। तो वहां अब वो जो बचे हुए लोग हैं उनको कैसे एनिलेट करते हैं, उनको मैसेकर करते हैं, उनको आउटकास्ट करते हैं, उनको धर्मांतरित करते हैं, ये अलग चीज है। इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इस पर कोई बहस नहीं कि वो ये सब करते हैं या इनमें से कोई एक हिस्सा करते हैं। तो जो बाकी बचे हुए जिले हैं, जैसे मालदा है, मुर्शिदाबाद है, उत्तरी दिनाजपुर है, या यहाँ उनको ये तय करना है कि भाई वो किस तरह से बच सकेंगे। यहाँ कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बात होगी कि नहीं। जब डेमोग्राफी चेंज होती है तो ये सब चीजें उड़ती चली जाती है। ये हम लोगों ने बहुत बार देख लिया। इस पे मुझे किसी सेकुलर का कोई ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी सड़कों पर ही घूमता रहा हूं। तो ये सारी चीजें इस पूरे इलेक्शंस को बहुत बड़े तरीके से काउंट करती हैं। लेकिन जिस राज्य में 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी का एक जो आर.के. लक्ष्मण ट्वीट करते हैं, उसमें बताते हैं, वो जगजीवन राम साथ में खड़े हैं वो हैं, और सामने जो मैन आम आदमी कॉमन पीपल खड़ा रहता है, आर.के. लक्ष्मण का कैरेक्टर है जो, वो उसको कहती हैं, सामने टिक्कों की कतार बनी हुई है कि नहीं नहीं, सीमा पर सब शांत है, हम तो बंगाल में चुनाव कराने के लिए भेज रहे हैं, फ्री एंड फेयर। तो जब आप ये समझ सकते, जिस राज्य की सर स्केलेटन, जिसका स्पाइनल कोड राजनीतिक हिंसा से भरा हुआ, जहां राजनीति जो है वहां नहीं कि भाई जहां आपका मन कर रहा है आप किसी को भी दे सकते हैं वोट, वहां नहीं। आपका मन कर रहा है वोट देने का तो आप हमको दीजिए, आपका मन करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन आपका वोट किसी और को देना, ये आपकी जिंदगी के लिए खतरा हो सकता है, आपकी बेटी के लिए रेप का खतरा हो सकता है, आपके परिवार के लिए घर तोड़ने का खतरा हो सकता है। तो ये कंटिन्यू। ऐसे में मुझे लगता है कि हम जब आपसे पूछ रहे हैं कि इतनी सीट होगी, तो मैं इस सिस्टम के कितना इस सिस्टम को चुनाव आयोग तोड़ पाएगा, इस पर सवाल। धीरेन्द्र जी, आपने सिस्टम की बात की। इस बार सिस्टम को क्या चुनाव आयोग ने साध लिया है? क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर न केवल ट्रांसफर किए गए हर स्तर पर, बल्कि इस बार सूचना ये भी मिल रही है कि बूथों से लाइव फीडिंग दी जाएगी। इसके अलावा जो गुंडागर्दी होती थी, जो टोलेबाजी और तमाम दूसरी चीज़ों में व्यस्त और मस्त रहते थे 5 साल तक, और उसके बाद लोगों को उनके घरों में ही कैद करके रख देते थे, वोट नहीं डालने दिया जाता था, सुबह 10, साढ़े 10, 11 बजे तक पूरा खेल हो जाया करता था। क्या इस बार उसको नियंत्रित करने में चुनाव आयोग कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है, या इसका पता कल ही लगेगा? सही मायने में तो इसका पता कल लगेगा। देखिए, हम लोग कई बार, मैं इसलिए इसको भी कहता हूं कि हम लोग जब स्पोर्ट्स स्टेडियम में अपने बच्चों को देखते हैं तो वो कई बार रिकॉर्ड तोड़ते हैं, रिहर्सल में कई बार रिकॉर्ड टूटते हैं, लेकिन जब वो असली उस पर जाते हैं, अगर वहां से मेडल जीतते हैं तो हम किताबों में नाम लिखते हैं। चुनाव आयोग ने जो जो काम किया है वो इतिहास में कभी नहीं हुआ है। और मैं एक ऐसे चुनाव आयुक्त को याद रखूंगा जो टी.एन. शेषन, के.जे. राव जो चुनाव पर्यवेक्षक रहे हैं, या फिर जो लंबी सिलसिला, अगर मैं नवीन चावला को उसमें से निकाल दूं तो बाकी सबने बेहतर काम किया, एवरेज से अच्छा काम किया। लेकिन अगर हम एक ऐसे आईएएस को देखें जिसपे परिवार पर हमला हो रहा है, जिसकी निजता पर हमला हो रहा है, जिसको हटाने के लिए कर रहे हैं, इसके बावजूद वो आदमी अगर इस चुनाव को निष्पक्ष कराने की कोशिश कर रहा है, यानी आप ये सोचिए, दिल्ली में बैठा हुआ हर वो लिबरल
ये अपने आप को, अब वो मुझे नहीं लगता नहीं कि वो कोई बहुत अच्छा शब्द है, वो सबके लिए गाली जैसा शब्द हम लोग जब उसका इस्तेमाल करते हैं तो इसी तरह करते हैं, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं। जब वो ये समझता है कि वो यहाँ ये बता रहा है कि बहुत बड़ा साहब खतरा हो गया है, उस मूर्ख को अगर वो एक बार जाके, मेरा एक चैलेंज है उसको कि वो मुर्शिदाबाद में जाके सिर्फ एक बार किसी एक ऐसी मान्यता पर सवाल उठा दे, बहु विवाह पर या किसी एक पर, और फिर या टीएमसी को टीज करते हुए सवाल वो पूछ ले, फिर मैं उसकी उस समझदारी को, उसकी उस अभिव्यक्ति को 2 मिनट में समझ जाऊंगा। जिस राज्य में सर 39 रेप की घटनाएं कोर्ट के किसी स्वमोटो लिया गया, 7,000 मोलेस्टेशन की घटनाएं हुई हों जो रिकॉर्ड की गई हैं, और या जिसमें कत्ल हुए हों, उस राज्य में आप ये कह रहे हो कि साहब यहाँ जो है सुरक्षा बल भेज दिए गए, ये सब कर दिया गया, ये सब झूठ और मक्कारी के जो बुने हुए जाल हैं, वो उस इकोसिस्टम के जाल हैं। दरअसल हम भत्ता देखते हैं, 1500 रुपए का भत्ता हमको दिखाई देता है, हमको युवा साथी दिखता है, लेकिन हमको वो नहीं दिखता जो इस राज्य में पिछले 50 सालों से हुआ है सर। हम ये नहीं देखते हैं कि यहाँ अगर जो सर्विस हैं, जो आयोग की सर्विसेज हैं, उसके अलावा हर नौकरी पार्टी के काडर को दी जाती है। आप पार्टी में है कि नहीं है, आपका परिवार किस पार्टी का है, ये कम्युनिस्टों की गई परंपरा, ये बात किसी के जहन में नहीं आ सकती है सर। आप बाकी राज्यों में करप्शन की बात कर सकते हैं कि भाई साहब, भाई मान लीजिए मैं बाबा के में ही कह दूं कि आप ये हो सकता है कि आपने नौकरी, हालांकि उन्होंने तो इतने सारे एग्जाम करा दिए, पेपर अगर पूरे के पूरे कैंसिल कर दिए जो हुआ, लेकिन वो करप्शन की रीढ़ तोड़ने में कोशिश कर रहे नहीं हो गई, ये सवाल जवाब हो सकता है। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि वहां से बीजेपी के लोगों को नौकरी मिलेगी? ऐसा कुछ हुआ है क्या? किसी भी राज्य का आप जिक्र करें जहां वो सत्ता, यहां यही है। यहां वॉलंटियर्स की एक ऐसी फौज खड़ी कर दी, बिग ब्रदर की तरह हर आदमी को देखती है। जो कैरम क्लब थे, जो क्लब थे, उन सबको इतना ताकतवर बना दिया, वो आते हैं, आप जो भी कुछ बना रहे हैं उसका पैसा वसूलते हैं। वो एक पैरेलल इकोनॉमी है सर। तो जो लड़ाई है वो ममता बनर्जी से नहीं है, चुनाव आयोग की लड़ाई उस सिस्टम से है, और कोई भी सिस्टम खुद को खत्म होते हुए नहीं देखना चाहता। ये साइंस का ही नियम है, कोई मेरा भी नहीं। हर कोई आदमी चाहता है कि वो सरवाइव करे, कोई वो करे। तो ये सर्वाइवल की लड़ाई है, क्योंकि कोई भी नेशनल पार्टी जो नेशनल स्तर पर चुनाव लड़ती हो, जिसके मल्टीपल राज्यों में इलेक्शंस लड़ने के रिकॉर्ड हो, वो यहाँ 50 साल से सत्ता में नहीं है। लेफ्ट जो है सेलेक्टेड स्टेट्स में है, और जहां है वहां वो अकेला नहीं है। 2 राज्यों में अकेला रहा लंबे समय तक, एक मानिक जो त्रिपुरा में करता है, और दूसरा यहाँ रहा। और वहीं आप देखेंगे कि वहां चुनाव में किसी एक आदमी से माइक पर उसकी जानकारी लेना, उससे ये पूछना सबसे खतरनाक काम। केरल में ऐसा नहीं था, क्योंकि केरल में में आती रही कांग्रेस, आती रही, फिर ये आती रही। तो इसीलिए क्या है कि वो एक निच क्रिएट नहीं कर पाए कि ये अलग दुनिया है, ये अलग देश है। ये एक फीडिंग करना कि आप सुरक्षा बल इस देश पे हमला करने आ रहे हैं, ये बंगाली की बात है, गैर बंगाली की बात है, ये सब उसी से आता है। वो इकोसिस्टम अपने आप को बचाए रखना चाहता है। आयोग ने जितनी मेहनत की, जैसे अभी आप देखिए पिछले 48 घंटों की बजाय पहली बार ऐसा हुआ होगा पूरे देश में, और ये आर्काइक लॉ है जो हम लोग बोलते हैं, यानी इंग्लिश पीरियड में हुआ करता था, ये 5 से 10 दिन का वो हो गया है, शराबबंदी हुई कोलकाता में कल से। और चूंकि चुनाव तो यहाँ 29 में है, तो बीच में फिर खुलेगा, फिर बंद हो जाएगा। तो ये लगातार इतना लंबा कहीं नहीं हुआ। दूसरा, अब पुलिस कर्मियों को और उनको भी जो वहां है उनसे भी हलफनामे लिए गए, जो वॉलंटियर्स हैं उनको इसमें जाने के लिए कहा गया पुलिस लाइंस में। इसके अलावा बाइक्स पर बैन किए गए कि वो निश्चित सेलेक्टेड समय में कुछ लोग होंगे। तो बहुत सारे कारण किए गए हैं। 2300 कंपनियां कभी इस देश में नहीं लगी हैं, उनको लगाया गया है 2400 कुछ कंपनियां। इसके अलावा जो 100 मीटर की एक लक्ष्मण रेखा खींची गई है, उसके अंदर पुलिस जो है सिर्फ असिस्टेंस की भूमिका में होगी, यानी सबऑर्डिनेशन में होगी, न कि वो जो है पहले वो होता था कि पुलिस एक्टिव रोल में होती थी, चूंकि बाकी तमाम सुरक्षा बल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती थी उनके डिस्पोजल पर हुआ करते थे। अभी ऐसा नहीं है, उनको राइट दिया गया है। उस हिस्से के अंदर बाकायदा हर एक की चेकिंग होगी। जो आदमी उठ के गया हुआ है, आधे घंटे तक नहीं आया, उसका पूरा उससे समुचित कारण पूछा जाएगा।
सब चीजें कोशिश की जा रही है, लेकिन हर आदमी को ये लग रहा है सर कि अभी ममता की जेब का पत्ता बाकी है। तो मैं उसको ममता की जेब का पत्ता नहीं कहता, मैं उसको सिस्टम का पत्ता कहता हूँ। वो देखना पड़ेगा क्या है। बिल्कुल सही बात है। मैं दर्शकों को बता दूं कि पहले चरण में जंगल महल, उत्तर बंगाल, मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे इलाके शामिल हैं और इसके अलावा कूच बिहार, अलीपुर द्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद जो मैंने बताया, पुरुलिया जो अपने आप में चर्चित जगह रही है, बाकुंठा, झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम वर्धमान, वीरभूम और नदिया के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे सिलीगुड़ी है, दार्जिलिंग है, कलिम्पोंग है, उत्तर कूच बिहार है, दक्षिण कूच बिहार है, रायगंज है, इस्लामपुर है, बालूर घाट है, लेकिन आपकी नजर किन पर रहेगी? कल के मतदान के ट्रेंड आप कहाँ देखना चाहेंगे? मुझे पता है इस शो के बाद आप नंदीग्राम कूच करने वाले हैं, लेकिन वहां क्यों जा रहे हैं ये भी बताइए, और बाकी कौन से क्षेत्र हैं जिन पर आपकी बारीक नजर रहने वाली है? देखिए सर, हमको लगता है कि नंदीग्राम में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि 2 ऐसी सीटें हैं जो इस राज्य का फैसला कर रही है। वैसे तो 3 मुख्यमंत्री हैं जो हारे हैं, इसी राज्य में ऐसे हुए हैं। वो भी हारे, बुद्धदेव भट्टाचार्य रहते हुए 2011 में अपने ही सेक्रेटरी से हारे, मनीष से। उससे पहले एक सेन साहब थे, वो भी हारे, और फिर ये ममता बनर्जी हैं जो हारी। तो शुभेंदु 2 सीटों से लड़ रहे हैं। शुभेंदु इस बार 2 सीटों में से एक सीट है नंदीग्राम, जहां मैंने पिछली बार 11-12 दिन गुजारे थे और उसकी हर एक वो देखी किस तरह से वोट टू वोट मार्किंग हुई। अभी वो जो सूफियान है उसके सन इन लॉ पर भी कई सारे केस दर्ज हुए हैं, अबू सूफियानी, और उसके बाद जो हिंसा हुई थी उस इलाके में, क्योंकि जीत का मतलब आप समझ, बनर्जी का घमंड टूटना, उस राज्य का जो 213 सीटें जीत के आई है, जिसका पूरी जिंदगी जिसका लड़ना और वही रहा स्ट्रीट फाइटर, वो हार जाए, उसके इतना गुस्सा टूटा होगा। और इस बार वो दोनों सीटों पे लड़ रही है, वो लड़ रहा है शुभेंदु, भवानीपुर भी और वहां भी। तो इस बार उन्होंने क्या किया है, टीएमसी ने शायद इसलिए क्योंकि ईगो बहुत ऊपर है, उनके लिए राजनीति हिंसा का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ हिंसा है, एक राज्य है जिसमें उनके परिवार को कोई चुनौती ना दे सके। तो उन्होंने वहां क्या किया है, वहां उन्होंने खड़े किए हैं वो लोग जो उसी का एक राइट हैंड हुआ कर, शुभेंदु के साथ पवित्र का। तो वो सेम स्टाइल अपनाना चाहती है युवा। हालांकि मुझे लगता है सुरक्षा बल ऐसा होने नहीं देंगे वहां हो, लेकिन पूरी गुंजाइश तो वहां रहती है। तो मैं देखना चाहता हूं कि वहां, और चूंकि ये वो पूरा इलाका है जो कांति का इलाका है, जहां बीजेपी इस बार ऐसा भी कहा जा रहा है ईस्ट मेदिनीपुर और वेस्ट मेदिनीपुर में जहां सफाया भी कर सकती है। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि भाई वहां क्या है, दूसरा मालदा, मुर्शिदाबाद और वो सब तो देखना ही है, बेलडांगा है, माथाभांगा है, यहाँ सब क्या होता है, हिंसा का क्या रोल है सबसे ज्यादा, और जो डिवीजन होता है कि नहीं मुस्लिम वोटों में। ये कहा जा रहा है इस बार मुर्शिदाबाद जो 22 सीटें हैं वहां काफी खेल हो सकते हैं, कांग्रेस ने दोबारा से रिवाइवल किया, लेकिन मुझे ये शक है, मैं ये मानता हूं कि ममता बनर्जी उन सब चीजों में एक तरफा जीतेंगी, क्योंकि मुस्लिम वोट जानता है कि इससे ज्यादा तो कोई फिर शरिया आधारित स्टेट में ही उनको फायदा मिल सकता है, इसके अलावा तो कोई नहीं दे सकता। अगर कोई हिंदू मुख्यमंत्री यहाँ होगा जो होगा, वो कुछ इतना तो नहीं कर पाएगा जितना ये है तुष्टीकरण का। भाई 5800 करोड़ रुपए का सर बजट हो सकता है मदरसों का, उन मदरसों में हिंदू लड़के पढ़ सकते हैं, ये सोचने की बात है, सिर्फ यही सोचा जा सकता है और कहीं नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते बस इतना बताइए, 152 सीटों के लिए पहले चरण में हो रहा है, आपने कहा 90 से 100 और प्लस 5-7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की इस चरण में आ सकती हैं। 142 सीटों के लिए 29 तारीख को वोट पड़ेंगे, उसका आकलन क्या है आपका? और क्या भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? देखिए सर, अगर फेयर होता है इलेक्शन में, अभी भी मैं आपको कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल एकदम रिक्शा वाले की तरह जवाब दे रहा हूं,
क्योंकि एक जर्नलिस्ट उस तरह जवाब दे नहीं सकता जब तक कि उसको ये समझ में ना आ जाए कि हिंसा, उनके घरों पर जाकर बम फेंकना, या रात को जो समझाया जाता है, या उन तमाम सोसाइटीज के सेक्रेटरीज को ये कहलवा देना, फोन भी हो गए, सारी चीजें तो आप ट्रैक नहीं कर सकते ना सर। और चूंकि वो सिस्टम, आप ये सोचिए, पुलिस वाले लाठी नहीं चला रहे हैं, अभी दिख रहे हैं जो वीडियो, बीजेपी के उम्मीदवार को पटक के मारा है, आईएसएफ के को केनिंग में मारा है, तब आप क्या करेंगे? तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि वो जीत है बीजेपी का जो हम आकलन कर रहे हैं, हम वो आकलन कर रहे हैं जो हमको दिख रहा है लोगों से, लेकिन ममता बनर्जी क्या देख रही हैं वो लोग देख रहे हैं। अब तक सबको ये मालूम है, यहाँ जितने पोलस्टर हैं, जितने, मैं बांग्ला की बात कर रहा हूँ, बांग्ला भाषा में जितने इंटेलेक्चुअल हैं, जितने से मेरी बात हुई, सबका कहना है कि सर कुछ तो करें, अपनी आखिर तक कुछ ना कुछ तो उनको करना। तो अगर वो नहीं होता और फ्री एंड फेयर होता है, तो जो हमारा जस्टिफिकेशन है, मुझे लगता है कि तब बीजेपी आराम से अपना बहुमत बना सकती है। धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण फीडबैक देने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को साझा कर दें, और धीरेन्द्र जी के चैनल को, धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज़ पॉइंट, उसको भी सहयोग करें, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।